शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्य समिति की जो सूची है वो हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती जा रही है। पहली सूची आई तो 177 नाम थे। कल देर रात में दूसरी सूची जारी करनी पड़ी और अब टोटल पदाधिकारियों की संख्या 335 पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी कांग्रेस में विरोध और विद्रोह के स्वर कम नहीं हो रहे हैं। कल भी मोनू सक्सेना ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें जरूरत है वो उनको दे दीजिए ये पद। कल हमने देखा था सोशल मीडिया पे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पे एक कमेंट लिखा था। जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी का खुलकर विरोध कर रहे हैं और जिस तरह की हेडलाइन बन रही है उस पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी ने लिखा था कि इस तरह की हेडलाइन मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह का कमेंट दीपक तिवारी जी ने लिखा था। आज मैं दीपक तिवारी जी के पास आया हूं और उनसे समझते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस का भविष्य क्या दिख रहा है। क्या इसी तरह 20 साल 25 साल से करीब सत्ता से बाहर है, कब तक सत्ता से बाहर ही रहेगी? क्या धीरे धीरे कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी? यही एटीट्यूड कब तक चलेगा कांग्रेस में? दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने जो कमेंट लिखा था, कई कांग्रेसियों के तो छाती पर सांप लूट गए कि इस तरह का कमेंट, बहुत दम चाहिए इस तरह का कमेंट लिखने के लिए। आपने सच लिखा, 100% सच लिखा आपने, और मैं उसका बिल्कुल अनुमोदना करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है। अब जिस तरह की 335 लोगों की सूची बन चुकी है, लेकिन असंतोष आज भी है। आखिर कितने लोगों को पद दिए जाए तब जाके कांग्रेस में शांति होगी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में शांति 1930 के बाद से कभी नहीं हुई। कांग्रेस का जो अति लोकतंत्र है वो ही कांग्रेस का बहुत बड़ा दुश्मन भी है। कांग्रेस पार्टी साल 2004 तक जो सत्ता में बनी रही दिल्ली में, और मध्य प्रदेश में जो 2003 तक बनी रही, 2014 तक दिल्ली में और 2003 तक मध्य प्रदेश में, उसका बहुत कुछ कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता थे उनकी जो पुण्याई थी, जो उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में जो उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसको लेके जनता उनके लिए बहुत मानती थी कि आपने देश आज़ाद कराया है, आपने इस देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाई और अंग्रेज़ों को भगाया। अब कांग्रेस की वो पुण्याई खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में उस समय जो अति लोकतंत्र हुआ करता था उस पुण्याई के कारण छुपा रहता था, अब लेकिन वो नहीं छुपता। आपने कहा कि पूंछ जैसी लंबी सूची हो रही है, तो जो पिछले कार्यकाल में जब कमलनाथ जी अध्यक्ष थे तो उस समय तो अयोध्या से लेकर लंका तक लंबी पूंछ थी, इतनी बड़ी कार्यकारिणी थी। क्या उस कार्यकारिणी के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाई? नहीं। क्या आज जो कार्यकारिणी बनी है 235, 335 और जो दो दो किश्तों में, क्या इसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता के बाहर क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है? नहीं। क्या कांग्रेस की क्या कमी है? वो आपने बताया कि इनके जो अति महत्वाकांक्षी नेता हैं, एक दूसरे के काम में पलीता लगाने के लिए जो आमादा रहते हैं। कांग्रेस के जितने भी नेताओं को मैं जानता हूं, और कमोबेश जो पहली और दूसरी लाइन के जितने भी लीडर हैं, सभी को एक पत्रकार होने के नाते हम और आप नजदीक से जानते हैं। ये सब लोग वो हैं जो हर बारात में यही दूल्हा बनना चाहते हैं। अगर मैं अध्यक्ष हूं तो सब ठीक है, अगर मैं अध्यक्ष नहीं हूं तो फिर सब खराब है। आज जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, क्या जब कमलनाथ अध्यक्ष थे तो ये उनका विरोध नहीं करते थे? तो आज जब जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं तो बाकी लोग जो अध्यक्ष नहीं है वो इनका विरोध कर रहे हैं। जब अरुण यादव अध्यक्ष थे तो क्या बाकी लोग अरुण यादव का विरोध नहीं करते थे? तो ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी की, इसके कारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है कि ये कांग्रेस में जब तक इस तरह के महत्वाकांक्षी लोग मौजूद हैं और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ही उनकी महत्वाकांक्षाओं को हवा देती रहती है। वो नेता, मैं यूं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे नेता होंगे इस सूची में भी और पिछली सूची में, यदि उन लोगों के चुनाव के समय उनके वार्ड की यदि पोलिंग
बूथ की यदि गणना करवाई जाएगी तो संभवतः उसमें भी उन लोगों का कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी यदि सचमुच में मध्य प्रदेश में सत्ता में आना चाहती है तो अपने नेताओं के दम पर नहीं आएगी। नेता कांग्रेस के आज बहुत बड़ा बैगेज बन चुके हैं, बोझा बन चुके हैं नेता। नेताओं के कारण अब जो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो लोग जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट करते हैं, और कम लोग वोट करने वाले नहीं हैं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए 40% लोगों ने वोट किए हैं। वो कितना दुखी होते हैं कि जब नेता लोग इस तरह के बयान देते हैं, ऐसे समय बयान देते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि समस्या, जैसा आपने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता स्वयं है। और यदि इन नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, और खासतौर पर मैं तो यूं कहूंगा कि महत्वाकांक्षाएं जो इन लोगों के अपने अहंकार हैं, और उनके जो अहंकार कर्महीन अहंकार है। मैं इसलिए कहता हूं कर्महीन अहंकार, कर्मवान का अहंकार हमेशा पूज्य होता है। इसलिए पूज्य होता है क्योंकि उसके वो लायक है। जो बेटा घर में कमा के लाता है तो गुस्सा भी होता है तो पिताजी उसकी बात सुन लेते हैं, पर जो कमा भी ना रहा हो उसकी कोई क्यों सुनेगा। तो नेताओं को पहले साबित करना पड़ेगा कि क्या सचमुच में वो इतने योग्य हैं, अपनी विधानसभा, अपने क्षेत्र, अपने बूथ में क्या वो कितने मजबूत हैं। तो कांग्रेस में हर कोई नेता बनना चाहता है, और नेता ही नहीं बनना चाहता, ऐसा नेता बनना चाहता है जिसको ये लगता है कि मुख्यमंत्री बनने से बस में केवल अब कितना समय बचा है अगले चुनाव के लिए, 4 साल 2 महीने दूर हूं बस में मुख्यमंत्री बनने से। तो वो उसी भाव, उसी अंदाज में फिर वो रहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस में 4 बड़े छत्रप थे, उनमें से 2 चले गए बीजेपी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सुरेश पचौरी जी। अब 2 बचे हैं मेन, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। अब बाकी जो दिग्विजय सिंह जी के उप छत्रप कह सकते हैं आप, ये जो अब का सूची कम होना चाहिए कायदे से। सिंधिया जी का गुट पूरा चला गया, पचौरी जी का गुट चला गया, तो सूची और छोटी होना चाहिए। यहाँ 2-2 सूची निकलने के बाद इस तरह का विरोध होना। आपने कल अपने सोशल मीडिया पे एक बात और कही है, आपने भारतीय जनता पार्टी को निश्चिंत रहने के लिए कहा है, और कांग्रेस के नेताओं को आपने शुभकामनाएं दी हैं। आपने कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि आपको शुभकामनाएं, आपके काम ना रुके ना बीजेपी की सरकार में। ये लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच में सौहार्द होना मध्य प्रदेश में एक पुरानी परंपरा है, कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। पर जैसा भी आपने कहा कि 2 बड़े छत्रप तो बीजेपी में चले गए, तो अब जब वो बीजेपी में गए हैं तो आजकल जो कांग्रेस की जो रीति नीति, परंपरा और जो कांड है, अब आजकल उन लोगों ने वहां करना शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे। तो जल्दी ही आप 2-4 साल के बाद में पाएंगे कि जिस तरह से कांग्रेस में नेता करते हैं, जल्दी ही बीजेपी के भीतर भी उस तरह की चीजें आरंभ होने वाली हैं। गुटबाजी का जो प्रश्न था, आपका पहला प्रश्न था, हमने देखा कि उस गुटबाजी के कारण 2018 के बाद जो कमलनाथ की सरकार बनी, उस गुटबाजी के कारण वो सरकार चली गई, और उसके बाद भी आज तक कांग्रेस के नेता इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी आपसी जो फूट है, कांग्रेस में एक राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी भी है, उनके भीतर कोई भी अगर दिक्कतें होती हैं तो वो अपने जो बोलते हैं आंतरिक प्लेटफॉर्म से वो चीजें रखते हैं, ऐसे समय पर रखते हैं जिसमें कि भाई पार्टी के लिए नुकसान ना हो। 2023 का चुनाव याद रखिए, हर कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सरकार से नाराज हैं, लेकिन अंत तक आते आते उन सब ने कहा कि अब ये सब नाराजी भूलो, अगर सरकार ही हमारी नहीं बनी तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। और वो कार्यकर्ता जो रूठा हुआ, वो जो छोटा नेता, मझोला नेता रूठा हुआ था, उसने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, और एक जो हारा हुआ चुनाव था, हारी हुई बाजी के लिए उन्होंने जीता। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर ये जीत जाएगा तो फिर ये तो गृह मंत्री बन जाएगा, तो इसलिए इसको तो हराना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अगर ये जीत गया तो इस जिले से तो 5 लोग जीत जाएंगे, तो फिर मंत्री बनने में मैं पीछे रह जाऊंगा, तो इसलिए इसको हराना जरूरी है। तो सब उसमें हराने में लग गए। और मैं यूं कहूंगा कि चूंकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास 2 पुस्तकों के रूप में मैंने लिखने की कोशिश की है, तो उसमें मैंने पाया कि हमेशा से कांग्रेस के भीतर ये गुटबाजी रही है, लेकिन जिन लोगों की गुटबाजी होती थी वो स्वयं अपने आप में ऐसे नेता थे कि वो सचमुच में अपने अपने इलाकों के, अपने क्षेत्र के, अपनी जाति के, अपने जिसको कहें वर्ग के ताकतवर नेता होते थे। वो चुनाव सचमुच में जिताने और हराने का दम रखते थे। अब कांग्रेस के भीतर
हराने की तो दम चलिए ठीक है, जो कुछ भी इस तरह के बयानों से ही कोई हरवा ले तो हरवा ले, जिताने की दम कितने नेता रखते हैं? 2023 में कांग्रेस के पास में सबसे अच्छा अवसर था सरकार बनाने का। हर कोई कहता था, चुनावी सर्वे कहते थे कि सरकार बनने वाली है। सरकार न बनने के पीछे यदि लाडली बहना एक कारण था, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो कारण था वो कांग्रेस की गुटबाजी थी। और हम लोगों ने देखा कि आखिरी समय तक गुटबाजी चलती रही, जिस तरह के बयान आते रहे नेताओं के एक दूसरे को लेके, पूरे समय कांग्रेस की ऊर्जा इसमें लगी रहती थी कि हम अपनी गुटबाजी की खबरों को कैसे रोकें। खबरें हैं वो तो सामने आएंगी। दीपक जी, एक बड़ा प्रश्न यह है कि पहले ये आरोप लग रहा था कि कांग्रेस बूढ़ों के हाथ में है, 75 साल के व्यक्तियों के हाथ में है। बाद में संगठन ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और 2 युवाओं को सौंप दी। उमंग सिंगार जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, दीप और जीतू पटवारी को संगठन की कमान सौंप दी। तो कम से कम ये आरोप अब नहीं है। लेकिन सीधा सवाल यह है कि आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य, जबकि युवाओं को कमान सौंप दी गई है, क्या दिख रहा है? क्यों नहीं अंतर नजर आ रहा है? जो हालात 2023 के पहले थे, जो हालात कमलनाथ दिग्विजय सिंह के समय थे, उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं कोई ये कह पाता है कि कांग्रेस में सुधार हो रहा है? देखिए, वो बदलाव इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जहां पर काम होना चाहिए वहां पर काम करने की शायद मंशा नहीं है नेताओं की। जो नेतृत्व है कांग्रेस का, यदि मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है, नेताओं को लगता है, पत्रकार भी नेताओं से बोलते साहब मीडिया में आइए, ये बयान दीजिए, इससे आप छपेंगे, इससे आप आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की राजनीति को बढ़ाया, उसको पाला और उसके माध्यम से वो सफल भी हुए। क्योंकि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विपरीत तरह से राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक, जिसको कहें कि प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी हो भारतीय जनमानस का, ऐसा नहीं है। वो केवल प्रोपोगेंडा के दम पे कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो युवा नेतृत्व है, जब पूरे समय वो इस चक्कर में लगा रहे कि हमें तो सोशल मीडिया में आना है, हमें तो रील्स बनाना है, हमें तो ट्विटर पे और उस पे इतने लाइक्स और फॉलोअर लेना है, इतने जिसको बोलते हैं कि इतने हमें एंगेजमेंट्स मिलना चाहिए, फोटो मिलना चाहिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि पार्टी की जो दिशा है वो अभी भी वही है जो पहले थी। और मुझे बड़ा दुख लगता है ये कहते हुए कि उसके पीछे कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक मजबूत कांग्रेस पार्टी रहे, जिसमें कि लोगों का भला हो। जब मजबूत विपक्ष होता है तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती है, वरना आप देख रहे हैं कि सरकारों के किस तरह से काम हो रहे हैं। तो मजबूत विपक्ष तब होगा जब मजबूत पार्टी होगी। पार्टी मजबूत कैसे होगी? जब पार्टी अपना बूथ पे काम ठीक करेगी। पार्टी अगर अपना सोशल मीडिया पे काम करती है, पार्टी इस बात पे ज्यादा ध्यान देती है कि हम अखबारों में किस तरह से छपें, मीडिया में किस तरह से आए, तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आज भी कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में आने वाले समय के लिए क्या दिशा होगी ये स्पष्ट नहीं है। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आप बात कर लीजिए जो भी इनके अभी शीर्ष पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं तो ज़्यादा उस विषय में जानता नहीं हूं अभी कि उन लोग किस दिशा पर काम कर रहे हैं, क्या रोड मैप है, क्या प्लान है। इसके अलावा कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, सब नेताओं से आप अलग से बैठ जाइए, बात कर लीजिए, सबकी प्लानिंग ये है कि मुझे मुख्यमंत्री कैसे बनना है। अब आप कहोगे कि नाम कौन कौन से हैं जिनको मुख्यमंत्री बनना है, तो आप सबके लिए पता है। जितने लोगों ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया मैनेजर्स रख रखे हैं वो सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये 2003 से ही सब मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है और आज स्थिति ये हो गई। दीपक जी, एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कार्यकारिणी बनने पर जो विरोध के स्वर है ये पहली बार नहीं है। जब भी मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन होता है इस तरह के स्वर उठते हैं, लेकिन ये तो नेताओं को पता था कि मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन के बीच में कार्यकारिणी लाकर क्या गलती नहीं की इनने? क्योंकि आपने स्वयं लिखा है अपने सोशल मीडिया पर कि उपचुनाव के बीच में इस तरह की बयानबाजी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। तो क्या उन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि यदि चुनाव के बाद कार्यकारिणी लाते या चुनाव से पहले कार्यकारिणी लाते तो कम से कम ये उपचुनाव में जो नुकसान होने की संभावना आपने व्यक्त की है, कम से कम वो तो नहीं रहती? हाँ, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं कि इस समय क्या आवश्यकता थी कार्यकारिणी लाने की। बात बिल्कुल सही है। अब पर प्रश्न यह है कि जब आप
आपको दिशा ही स्पष्ट ना होए कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें क्या करना है, जब आपका ध्यान इस पे आ गया, क्योंकि हर दिन अखबारों में छपता था कि कार्यकारिणी कब आ रही। भारतीय जनता पार्टी मजे लेती है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कांग्रेस से ज्यादा समस्याएं हैं, पर उनके यहां पब्लिकली कोई बोलता नहीं है। पर उन समस्याओं से ध्यान दूर करने के लिए वो कांग्रेस की बात करते रहते, तो कांग्रेस प्रेशर में आ गई और कांग्रेस ने वो कार्यकारिणी जारी कर दी। मुझे तो इस बात पर भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कार्यकारिणी ऐसी कौन सी बड़ी चीज है। आप कितने महासचिवों को जानते हैं, कितने उपाध्यक्षों को जानते हैं कांग्रेस पार्टी में, और उनकी जो लेटर हेड बनाने के अलावा, और भगवान जाने उनके लेटर हेड पे आप ये बात काम करता होगा। दीपक जी, आप ये कह रहे हैं तो मैं आपको एक और याद दिला देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 3 से 4 महीने में कार्य समिति की बैठक होती है। चाहे वो बेशक खाना खाते हैं, बैठते हैं, लेकिन कम से कम मिलते हैं। आपको याद नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी की अंतिम बैठक कब हुई। आप पिछले 30-35 साल से भोपाल में सक्रिय हैं, आपको याद नहीं होगा कि प्रदेश कार्य समिति कब हुई है। तो फिर इन कार्य समिति के सदस्यों की आवश्यकता क्या है फिर? हाँ, वही, क्योंकि अगर केवल लेटर हेड के लिए कर रहे हैं, और उन लेटर हेड पे मुझे लगता है कि कोई नगर निगम का पार्षद या जो वार्ड का कोई अधिकारी भी उस पे उनसे प्रभावित होकर कोई काम करता हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अधिकारी, पुलिस उसी नेता का सम्मान करती है जिसके पास में जन समर्थन हो, और जन समर्थन के लिए मुझे नहीं लगता किसी के लिए कोई पद की आवश्यकता होती है या जनता के काम करने के लिए। हाँ, आपने कार्यकारिणी की बात कही, कब हुई कार्यकारिणी, मैं बता सकता हूं। जब असलम शेर खां अखबारों में छपे हैं, तब आप पाएंगे कि कांग्रेस की कार्यकारिणी हुई है। क्योंकि जब भी कांग्रेस की कार्यकारिणी होगी भोपाल में, असलम शेर खां बाहर खड़े होके कांग्रेस नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे होंगे। तो ये उसको मैं बड़ा प्रतीक मानता हूं कि जब असलम शेर खां मीडिया में सक्रिय हुए, वो कॉफी हाउस में बैठ के अगर बयान दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने वाली। क्योंकि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं कि आप कुछ करो, बाहर रोड पे नंगा नाच करने के लिए हम मौजूद हैं, जिसमें कि आपकी कोई सही खबर बाहर ना जाए, हमारे इस जो हम इधर पे जो तमाशा कर रहे हैं इसकी खबर। तो फिर ये कांग्रेस ने अनुशंसा समिति क्या केवल दिखावे के लिए बनाई है? क्यों नहीं उनको नोटिस दिए जाते? हम देख रहे हैं कि अभी अजय भैया ने खुल के बोला। इसके पहले लक्ष्मण सिंह जी खुल के बयान दे रहे थे। मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दिया है। आप बता रहे हैं कि असलम शेर का हमेशा। तो ये जो है अनुशासन समिति का क्या काम करती है कांग्रेस में? अब मुझे लगता है कि ये जवाब कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो दे, जो दिल्ली का नेतृत्व है वो दे। क्योंकि दिल्ली का नेतृत्व भी, अभी देखिए, दिल्ली का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो भी बड़ा मजेदार नेतृत्व है। जब चुनाव के लिए आखिरी 8 महीने बचते हैं, उसके बाद में फिर नेतृत्व सक्रिय होता है, कहता अध्यक्ष बदलो, ये बदलो, वो बदलो, कैंडिडेट ढूंढो, इस कैंडिडेट को लाओ, उसको लाओ, और फिर उसके बाद में वो अपने कुर्ते उर्ते झाड़ के चुनाव के मैदान में आती है। जनता उस समय कहती है हाँ हम बीजेपी को हराएंगे। फिर कांग्रेस कहती है कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बीच में चुप हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी इस बीच में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता नेता है उनको खरीदने का काम चालू कर देती है, और समय पे उनको खरीद के, और ऐन चुनाव के समय कांग्रेस को पता ही नहीं चलता, उनके पैर के नीचे की दरी खिसक गई होती है, और परिणाम आते हैं तो ना कांग्रेस उसको पचा पाती है, ना उनका नेतृत्व पचा पाती है। जनता जरूर हर बार मायूस होती है कि हमें मजबूरन जिसको कहें एक ही पार्टी की सरकार को लगातार इतने समय से भोगना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का आज तक जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मध्य प्रदेश आज भी देश के हम यूं कहें कि पिछड़े राज्यों में शुमार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक तिवारी जी, जो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज उन्होंने बहुत सारी बातें खुल के की हैं और कांग्रेस नेतृत्व की सारी कमियों को पॉइंट आउट किया है। यदि वास्तव में कांग्रेस इन तमाम सारी चीज़ों को सुने और यदि पालन करे तो शायद कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ सुधर सकती है। लेकिन सच यही है कि कांग्रेस के नेताओं पर अति लोकतंत्र हावी हो गया है। उन्हें अति लोकतंत्र का जो वो संबल मिल गया है, वही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।